कौन सी है फर्स्ट एसिड? H2N2O2 which is known as hyponitrous acid. फिर उसके बाद H4N2O4 which are nitroxylic acid. अब ये वाले एसिड्स हमको ज़्यादा नहीं पता. जो एसिड्स हमें पता है that is HNO2 which is known as nitrous acid, and the most famous common important नाइट्रिक एसिड is HNO3, जिसे हम बुलाते हैं नाइट्रिक एसिड. ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है that is one of the most concentrated acids. यहाँ strong लिख लो concentrated की बजाय. It is one of the most strong acids और इसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स भी रहते हैं. अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाए तो इमीडिएटली डिहाइड्रेशन कॉज करती है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन के ऊपर पेनफुल ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं. राइट, पेनफुल ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं. लेबोरेटरी में हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? लैब प्रिपरेशन. Laboratory में it is prepared by reacting sodium nitrite with sulfuric acid at a temperature of 423 Kelvin, when we will get a salt of sodium which is sodium sulfate plus HNO3. ठीक है, जनरली जो HNO3 यहाँ पे प्रिपेयर होती है that is 68% HNO3. क्या चीज? It's one and the same thing. अगर आप इस तरह से भी लिखोगे NaHSO4, ये डबल सॉल्ट बनाया हुआ है ना, इसी रिएक्शन को दो में डिवाइड करा हुआ है. अगर आप उस तरह से करोगे तो यहाँ पे फिर वन मॉलिक्यूल लेना है. ठीक है, सो इस रिएक्शन को हम दो तरह से भी कर सकते हैं, दो स्टेप्स में भी कर सकते हैं. NaHSO4 प्लस HNO3, ये भी करेक्ट है. ओके, सो ये वाली रिएक्शन में हम लोग उसका बाइसल्फेट ले रहे हैं और इसमें हम उसका सल्फेट ले रहे हैं. तो ये दो स्टेप्स को कंबाइन करके फाइनल रिएक्शन बन रही है और ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो HNO3 यहाँ पे बन रहा है, ये HNO3 68% आता है. इसको फर्दर अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें से वाटर रिमूव करना है, तो हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट इज द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन. इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन नाइट्रिक एसिड की करी जाती है बाय ऑसवाल्ड्स प्रोसेस. राइट, ऑसवाल्ड प्रोसेस की एक रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन है, 3 स्टेप्स में प्रेपरेशन होती है. फर्स्ट रिएक्शन हमने ऑलरेडी करी है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया in presence of a catalyst. वो कैटलिस्ट प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं और रोडियम भी यूज कर सकते हैं when we are going to get 4NO plus क्या थी रिएक्शन? 6H2O plus O2. ठीक है, ये रिएक्शन हमने दो बारी कर ली हुई है. सो प्लैटिनम और रोडियम, और जो यहाँ पे कंडीशंस होती है that is the pressure has to be 9 bar और 500 केल्विन टेम्परेचर. उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड वहां बना है उसकी हमने फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है दिस इज अ ब्राउन कलर गैस. ठीक है, फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं थ्रू वाटर इन द थर्ड स्टेप.
when we will get नाइट्रिक ऑक्साइड बैक। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें बन रहा है, आप देख लो थर्ड वाले स्टेप में, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में फिर से इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के थ्रू पास किया, फिर हमारे पास NO आ जाएगा। तो NO की जो यील्ड है वो सेल्फ जनरेट होती रहती है इस ऑसवाल्ड्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये HNO3 हमें मिला, अगेन दिस इज 68% HNO3, और ये जो 68% HNO3 है इसको हमें डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करने के लिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ईदर बाय फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या हम इसे पास कर सकते हैं थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, जो HNO3 यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो HNO3 इज ब्राउन इन कलर, और ये जो ब्राउन कलर है इसका दैट इज अ रिजल्ट ऑफ impurities of nitrogen dioxide. That is a result of impurities of nitrogen dioxide. एक वर्ड आपने यूज किया होगा या सुना होगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बेसिकली क्या होती है, जैसे लेबोरेटरी वगैरह में नाइट्रिक एसिड पड़ी रहती है तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा ब्राउन से कलर का धुआं जो है वो उसके ऊपर हमें नजर आता है, तो उसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बुलाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज नथिंग, इट इज नाइट्रिक एसिड व्हिच कंटेन्स डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HNO3 containing dissolved नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो क्या है, इट इज अ गैस, और वो जो गैस है वो क्या करेगी, बीइंग लाइटर वो ऊपर उसके घूमती रहेगी। डिसॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है पर है तो गैस की तरह ही ना। सो इसलिए जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी नाइट्रिक एसिड की बॉटल्स को देखते हैं तो हमें उसके ऊपर फ्यूम्स नजर आते हैं, इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और फ्यूमिंग 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इट इज HNO3 containing dissolved nitrogen dioxide, right? Physical properties इसकी देखो नोट्स में तुम्हारे लिखी हुई है physical properties. Yes, ma'am. Pure nitric acid is a colorless liquid. Number 2, boiling point 355.6 Kelvin, freezing point 231.4 Kelvin. Laboratory grade nitric acid contains कितना, जो ये जहां पे भी हम लोग नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ओनली 68% नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो उस 68% को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें उसे डिहाइड्रेट करना पड़ता है बाय पासिंग इट थ्रू ईदर H2SO4 और थ्रू P4O10, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज करोसिव इन नेचर, स्किन के ऊपर अगर गिरेगी तो ब्लिस्टर्स फॉर्म करेगी, और ब्लिस्टर्स जो है दे आर पेनफुल, राइट। मोर इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस है। So let's go on to the chemical properties of nitric acid. जो सबसे important इसकी chemical property है, that is the acidic nature of
nitric acid. Why does nitric acid behave as an acid? Because ये water के साथ react करके हाइड्रोनियम आयंस देती है, therefore ये behave करती है as a Bronsted-Lowry acid. ठीक है? So Bronsted-Lowry acids ही हैं जो हाइड्रोनियम आयंस देते हैं. Because of its acidic nature, it turns blue litmus red. ठीक है? Because of its acidic nature, it will react with the base to give neutralization reaction. Neutralization में क्या होता है? Acid plus base to give salt plus water. So जब ये alkali के साथ react कर रही है, तो it has a tendency to give us a salt, sodium nitrite plus water. ठीक है? Because of its acidic nature, ये carbonates के साथ react करती है to give salt plus water plus carbon dioxide. तो ये सारे रिएक्शंस जो है ये प्रूव करते हैं इसकी एसिडिक नेचर. फर्स्ट हाइड्रोनियम आयन बना रही है, सेकेंड इसके साथ अल्कली के साथ रिएक्ट कर रही है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, थर्ड अगेन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रही है टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगी. लेट्स सी करती है. सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा. इसके साथ अगर HNO3 रिएक्ट करती है तो ये क्या देगी? ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट दिस थिंग. सेकेंड जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन ऑन मेटल्स. सारे तरह के मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करती है. हाइड्रोजन में जो मेटल्स इसके नीचे हैं उसके साथ भी रिएक्ट करेगी, और हाइड्रोजन में जो इससे मेटल्स ऊपर है उसके साथ भी रिएक्ट करती है. नोबल मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती है. जैसे नोबल मेटल्स कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर. गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर. स्पेसिफिकली गोल्ड के साथ एक क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के लिए यूज किया जाता है इन द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ एक्वा रिजिया. ठीक है? सो वो हम अभी करेंगे. लेट्स गो ऑन टू द एक्शन ऑफ मेटल्स. सो पहले हम एक मेटल को ही करते हैं which is below hydrogen in the activity series. So ये जो एसिड है वो दो तरह से रिएक्ट करने वाली है, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड. और दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम अभी करेंगे. द फर्स्ट रिएक्शन इज विद जिंक. जिंक हैज अ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल. हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. सो जिंक को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट तो बनेगा ही. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म फोरमोस्ट जिंक नाइट्रेट. जिंक नाइट्रेट के साथ जो बाय प्रोडक्ट इसमें बनता है इंपॉर्टेंट, that is nitrogen dioxide and water. ठीक है? अब जब हम इसकी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो दो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हैं जिंक नाइट्रेट और वाटर कॉमन है. सिर्फ जो थर्ड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है. थर्ड प्रोडक्ट इन दिस केस इज गोइंग टू बी नाइट्रस एसिड. सो मेमोराइज करने के लिए ये आपने याद रखना है कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम होंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिफर करेगा. ठीक है? सो लेट्स डू इट विद डाइल्यूट. HNO3 के साथ जब हम कर रहे हैं
सो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन उसी तरह से आपने कर दिए जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह हमारे पास क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम एक मेटल लेते हैं व्हिच इज अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट्स से रिएक्शन विद कॉपर। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर के साथ जब रिएक्ट करेंगे उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो हमारे पास कॉपर का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी इंस्टेड ऑफ नाइट्रस। ठीक है, सो लेट्स डू द रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 to give copper nitrate plus nitrogen dioxide plus water। ठीक है, और उसी तरह से जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू बी दिस। बैलेंस करो, यहां पे हम 8 HNO3 लेंगे, बाकी की देखो हो जाएगी बैलेंस 6 2 और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं 4। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, they do not react, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है अगेन, do not react with HNO3 due to formation of a film of oxide on its surface, right? So क्योंकि एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है इसके सरफेस के ऊपर, तो इसलिए ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। Whereas there are others like gold, we say that HNO3 जो है that is used for the purification of gold by the name of aqua regia। और क्या होता है aqua regia? क्या होता है 1:3 HCl, जो मतलब हाइड्रोक्लोराइड और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 in the ratio 1:3। ठीक है, so this is what aqua regia is। फिर उसके बाद the third, ये acidic nature हो गई। Third property which we are going to do again is very very important, that is oxidizing nature of HNO3। HNO3 is a very strong oxidizing agent। ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे के सारे, जोर से बोल, रिमूवल ऑफ, वो तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हुआ, उल्टा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। सो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे ऑफ नॉन मेटल्स। ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट रिएक्शन है सल्फर इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम देखें तो 0, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, 4 2 8 -2 दैट इज +6। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होती, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर that is going to be oxidation. So this is the balanced equation, right? So first reaction क्या हो गई, sulfur is converted to sulfuric acid. Second, carbon is converted to carbonic acid. Balanced equation इसकी क्या होगी, carbonic acid is H2CO3। अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +4, 3 2 6 -2 दैट इज +4, ठीक है। और बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। बाय प्रोडक्ट सब में आप देखोगे कि सेम ही आ रहे हैं, H2O 2H2O, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन के बाद फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड। Phosphorus is converted to phosphoric acid. Again byproducts इसमें सेम है, NO2 and water, right? बैलेंस करो क्या आएगा यहाँ पे 24, कितने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10 20 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कितने वाटर 4 वाटर, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आयोडीन इज कन्वर्टेड टू आयोडिक एसिड। बैलेंस करो इसको भी, 2 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है 10, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स कैसे करेंगे, अगर मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो क्या दे देगा हमें, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर, तो वो तो उसका एसिड कैरेक्टर शो करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स में ये सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो Fe2 पॉजिटिव है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्लास 11 में जो रिडॉक्स रिएक्शन करी थी कि Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड टू Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Fe2 पॉजिटिव के ऊपर 2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव के ऊपर 3 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो इस तरह से वो कंपाउंड्स की भी ऑक्सीडेशन करता है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन,
ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है दैट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। करते हम इसमें क्या है कि जो नाइट्रेट वाला सॉल्ट है, कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट हो, जैसे कॉपर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, एस्टिमेशन इसमें हम लोग करते हैं नाइट्रोजन की, राइट। सो कोई भी हम अगर सॉल्ट ले रहे हैं, कोई भी नाइट्रेट ले रहे हैं, तो उसमें हमको एस्टिमेट करना है कि वेदर नाइट्रेट ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए हम जो एक्सट्रैक्ट होता है नाइट्रेट को, उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हमने वो नाइट्रेट का एक्सट्रैक्ट ले लिया जिसमें वाटर है, वाटर के साथ उसको मिक्स किया हुआ है, फिर हम उसमें फेरस सल्फेट डाल देते हैं। फेरस सल्फेट डालने के बाद हम ट्यूब की ब्रिंक से धीरे धीरे केयरफुली H2SO4 डालते हैं। When we see a brown ring at the interface, इंटरफेस क्या होता है, जहां पे दो लिक्विड्स जॉइन हो रहे हैं। सो ये अगर ये एक लिक्विड है और ये एक लिक्विड है हाइपोथेटिकली, तो इंटरफेस क्या होगा ये, तो ये जो इंटरफेस है इसके अराउंड एक रिंग आ जाएगा, दैट इज अ ब्राउन कलर्ड रिंग। और जो प्रूव करता है कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो क्या है, दैट इज सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट। टेस्ट इसका जब केमिकल हम लोग देखते हैं, तो केमिकल टेस्ट इसमें क्या हम पॉइंट्स डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, गिव्स अ नाइट्रेट्स गिव अ nitrates give a brown ring with Fe2 positive in presence of H2SO4. It gives a brown ring with Fe2 positive in presence of H2SO4. Fe2 positive reduces, रिएक्शन जो हमारी है उसमें क्या हो रहा है कि जो Fe2 positive हम फेरस सल्फेट से ले रहे हैं, that reduces nitrates to nitric acid. That reduces nitrates to nitric acid. So chemical test इसका क्या होगा? We have, what all do we have? Fe2 positive आ गया, नाइट्रेट्स जो हमने सॉल्ट लिया है उससे नाइट्रेट आयन आ गया, और वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 4H पॉजिटिव, अगर आयनिक रिएक्शन सिर्फ देख रहे हैं तो, ठीक है। सो जब ये 4H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव को, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है वो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू गिव अस अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, क्या होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं। टू पॉजिटिव, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द ब्राउन रिंग, राइट। और इसका नाम क्या होगा, एक्वा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल आयरन 2 आयन। तो अगर 1 मार्क का
क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है कि ब्राउन रिंग जो है वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 आयन। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द ब्राउन रिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूजेस नाइट्रिक एसिड की नोट्स में दे रखी है। फर्स्ट यूज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, सेकेंड यूज purification of gold in the form of या by aqua regia. Number 3, it is used in the, मैं उससे नहीं बोल रही हूँ जो तुम्हारे उसमें दिया उसके अकॉर्डिंगली नहीं बोल रही हूँ। It is used in the manufacture of explosives like TNT, trinitrotoluene, nitroglycerine, picric acid। फॉर्मूला पता है सबके? TNT क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलीन। This is trinitrotoluene, TNT. Picric acid, trinitrophenol. Trinitrophenol, this is picric acid. ठीक है, फिर उसके बाद it is used for the manufacture of oxidizer in rocket fuels. Oxidizer in rocket fuels. ये TNT है और वो picric acid है। Picric acid is the only organic acid जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता। बाकी जितनी भी एसिड्स करेंगे हम, मतलब नाम जैसे हम पिक्रिक एसिड दे रहे हैं तो बाकी सब में हम एसिड नाम देते हैं और उसमें COOH ग्रुप होता है। ये सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश आवर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जब हम फॉस्फोरस करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। फॉस्फोरस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक कंपाउंड एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर। जब हमने शुरू करा था इंट्रोडक्शन में चैप्टर, तो बोन्स में प्रेजेंट है, हमारे टीथ में प्रेजेंट है और RNA में प्रेजेंट है, DNA में प्रेजेंट है, ATP में प्रेजेंट है, ATP में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसको जनरली हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स से, तो कौन से ओर्स हमने करे थे? एपेटाइड ओर्स, which are generally present as phosphites या phosphates। ठीक है, phosphorus as an element जब हम लोग बात कर रहे हैं तो it exists as P4, राइट? और इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। लेबोरेटरी में इसे हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट को हम रिएक्ट करते हैं विद सिलिका। सिलिका इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1775 Kelvin. When we get calcium silicate, and phosphorus pentoxide। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में
हम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को चारकोल के साथ रिएक्ट करते हैं, चारकोल इज C, right? When we get phosphorus and carbon monoxide. Phosphorus is basically known in the form of एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जिनके atoms of same elements having different structures, right? उनकी जो structures होती हैं वो different होती है, तो उनको हम एलोट्रोप्स बुलाते हैं. तुम्हारे जो notes हैं उसमें comparative study करी हुई है तीनों की. 3 एलोट्रोप्स हम लोगों ने पढ़ने हैं इसके. The first one white phosphorus. White phosphorus जो है that is the most stable phosphorus. Sorry, most reactive. Sorry. It is the most reactive phosphorus. ठीक है? Second, red phosphorus. And third is black phosphorus. Black phosphorus जो है वो सबसे ज्यादा stable है amongst all the allotropes, right? So white phosphorus की properties क्या क्या है देखो जरा इसमें क्या दिया है. White phosphorus के characteristics. White phosphorus is translucent, waxy solid, with tetrahedral structure. With tetrahedral structure. Then number 2, it is so soft that it can be cut with a knife. जो उसमें मिस हुए में उनको यहां से कॉपी कर लो. It is a soft solid which can be cut with a knife. Then number 3, it is insoluble in water but soluble in organic solvents. Insoluble in water but soluble in all organic solvents. कौन कौन से organic solvents है? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में soluble होता है और लिक्विड अमोनिया में भी, right? It is very poisonous in nature. और इसके वेपर्स अगर इनहेल करें, वेपर्स अगर इनहेल करें then it is fatal. ठीक है? It can cause death. Then number 5, it glows in dark. Glows in dark. मतलब it has the property of chemiluminescence. It has the property of chemiluminescence. It can glow in dark. ठीक है? फिर उसके बाद next है white phosphorus is more reactive. Yeah, in fact, it is the most reactive from all forms of phosphorus. Then last, it has a tetrahedral structure. With a bond angle of 60 degrees. Tetrahedral structure with a bond angle of 60 degrees. ठीक है? क्लियर हो गया? फॉस्फोरस का एक कंपाउंड होता है
C4S3 phosphorus sulfide, which is used to make strike anywhere matches. ये क्रिकेट वाले मैच नहीं है। अच्छा, कौन से मैचेस है ये? मैच बॉक्स, स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम करें तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा और ऑक्सीडाइज भी होगा। तो इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इट इज द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, सो इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बैलेंस करो इसको, रिएक्शन को 3-3 आ जाएगा दोनों, 3 NaOH एंड 3 वाटर। ठीक है, अब लेट्स सी कि कैसे हम बोल रहे हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? -3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 4 -2 +1। ठीक है, सो फॉस्फोरस जब फॉस्फीन में जा रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो रही है, और फॉस्फोरस जब उसमें जा रहा है क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में जा रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है वहां पे? ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर व्हिच इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। आ गया समझ? Then let's go on to red phosphorus. रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही आ गया कि जब हम व्हाइट फॉस्फोरस कर रहे थे तो वो सॉफ्ट था, और ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है विदाउट एनी स्मेल। ठीक है, सेकेंड, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, और व्हाइट फॉस्फोरस क्या था? पॉइजनस। It is non-poisonous in nature. Then the third characteristic red phosphorus की है, it is insoluble in water as well as कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर में भी insoluble है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी insoluble है। ठीक है, then it does not show the property of chemiluminescence, which means it does not glow in dark. It does not show the property of chemiluminescence, or it does not glow in dark. It is very stable. It is very stable. Or we can write that it is more stable as compared to what? White phosphorus. The next, it is a bad conductor of electricity. It is a bad conductor of electricity. So ये इसके कुछ important points हैं
जो कि हमें याद होने चाहिए। जब स्ट्रक्चर हम इसका देखते हैं तो इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक चेन जैसी बनाता है विद द नेक्स्ट फॉस्फोरस P4 का मॉलिक्यूल। इस तरह से। तो क्योंकि इसका ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, लाइक दैट। ओके, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक phosphorus, the most stable of all. Let's see the characteristics. ब्लैक phosphorus का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस दोनों से बन जाता है। दो तरह के होते हैं ये, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड द अदर वन इज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है वो रेड फॉस्फोरस से बनता है बाय हीटिंग इट एट 803 केल्विन, और जो बीटा है वो व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है बाय हीटिंग इट एट 473 केल्विन। जो ये ब्लैक फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए, बीटा के साथ व्हाइट फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इसमें ये बताया कि ब्लैक फॉस्फोरस दो तरह के होता है, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। तो जो अल्फा फॉस्फोरस है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, वो रेड से बनेगा जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं 803 केल्विन पे, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो व्हाइट से बनेगा जब हम उसे हीट करते हैं 473 केल्विन। ये जितने भी फॉस्फोरस हमने पढ़े हैं उसमें सिर्फ ब्लैक फॉस्फोरस है जो कि मेटेलिक क्लस्टर शो करता है। It shines like metal, ठीक है, क्रिस्टलाइन है just like the red phosphorus, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ठीक है, it is not amorphous, it is crystalline और thermodynamically stable है, and as I just told you it is the most inactive form of phosphorus, right? और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, मतलब यहाँ पे it is going to form a 3-dimensional structure like this. Okay, so sheet-like structure इसका रहता है। So this is what we are going to do today. So क्या पढ़ा हमने इसमें? White phosphorus सबसे ज्यादा reactive, black phosphorus सबसे ज्यादा stable, white phosphorus जो है वो किसके लिए यूज करते हैं हम? टू मेक P4S2 स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिर्फ ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म्स है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बनता है रेड फॉस्फोरस से और बीटा बनता है व्हाइट